अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शायद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 खबरें, अहम तरीन जो खबरें हैं वो आपके सामने रखनी है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब का एक तहलका खेज इंटरव्यू हुआ है। उसके कुछ मतन, उसकी कुछ तफसीलात हैं जो कि आपके सामने रखनी है। इसके अलावा मोहसिन दावर जो कि पीटीएम के सरबराह और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो सेनेट की कमेटियाँ थीं और कौमी असम्बली की कमेटियाँ थीं, उसके सरबराह भी रहे और उनके साथ साथ भी रहे। आज उन्होंने एक तहलका खेज इंकशाफ किया है। वो क्या इंकशाफ है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और मामलात हैं जिसमें खासतौर पर कराची में बदअमनी और लूट घसूट के साथ जिस तरह करप्शन का बाजार गर्म है, आज तक मामलात कराची के बेहतर नहीं हो पा रहे। एमक्यूएम की तरफ से बार बार ऐलानात किए जाते हैं, बार बार एमक्यूएम को राज़ी किया जाता है कि मुख्तलिफ हुकूमतों में शामिल हो जाओ, मुख्तलिफ हुकूमतों से निकल जाओ, लेकिन हुकूमत की या मुख्तलिफ जो मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं उनकी बात मानने के बावजूद आज तक कराची के मसाइल, सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। इवन कि अब इस तरह का परसेप्शन ख़राब हो गया कराची का कि लाहौर में, चूँकि ज़्यादातर आपको पता है कि मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं, बेशतर का हेड ऑफिस या न्यूज़ रूम जो है वो लाहौर में, तो कराची का इमेज इस तरह पानी, बिजली, कटर के ढक्कन खुले हुए, डकैती और इसके अलावा मुख्तलिफ जो सिस्टम करप्ट अनासर काम करते हैं और उनकी इस तरह के चर्चे हैं कि वहाँ से बाकायदा तौर पर डिमांड्स आती हैं कि कराची को यानी कि गंदा भी दिखाओ, क्रिमिनल यहाँ ज़्यादा है, क्राइम रेट ज़्यादा है वो दिखाओ, यानी कि कराची बदअमनी, करप्शन, लाकानूनियत और अफरा तफरी या एक गलीज़ तरीन शहर है। इस तरह की डिमांड्स बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ चैनल्स या मुख्तलिफ इदारों की तरफ से की जाती हैं। हालांकि ये वो शहर है, आज भी जिस हालत में भी है, ये वो शहर है कि बड़े बड़े ज़िले यानी कि पंजाब के या पाकिस्तान के मुख्तलिफ तमाम बड़े बड़े अजला या उसके बाद फिर तहसील या उसके बाद फिर बड़े बड़े जो मार्केट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई टैक्स देने वाला शहर है तो उनकी छोटी छोटी मार्केटें जो कराची में मौजूद है मुख्तलिफ इलाकों में, वो पाकिस्तान के दीगर ज़िले या उसके बाद फिर जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले, चाहे वो लाहौर है, मुल्तान आप देख लें, गुजरांवाला, फैसलाबाद को देख लें, इस्लामाबाद को देख लें, या खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में चले जाएँ, या फिर उसके बाद फिर आप बलूचिस्तान चले जाएँ, तो कराची की छोटी छोटी जो मार्केटें हैं, छोटे छोटे जो प्लाजे हैं या तजारती मराकज़ हैं, वो उन शहरों से, पाकिस्तान के दीगर शहरों से ज़्यादा टैक्स देते हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि कल भी आपने देखा कुरंगी में 2 बाप बेटा डकैती मुज़ाहमत के ऊपर शहीद हो गए। यानी कि एक घर के अंदर वो जो एक घर चला रहे थे, सिस्टम चला रहे थे, किताबों की उनकी शॉप थी, तो उनको जो है वो बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर आपको इस तरह के मसाइल और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ की जो सियासी जमातें हैं वो हमेशा शहर की भलाई के लिए, उनके दावे के मुताबिक शहर की भलाई के लिए, शहर की बेहतरी के लिए, शहर की तामीर और तरक्की के लिए, शहर के मामला सुधारने के लिए, सेटल करने के लिए हर तरह से कुर्बानी देती हैं, अपनी सियासत को भी दांव पे लगा के, तनकीद और तज़ीक भी बर्दाश्त करने के बाद। लेकिन उसके बाद इस शहर को मिलता क्या है? लोग आज भी कराची में बैठ के मिसालें देते हैं लाहौर की, और लाहौर वाले मिसालें बैठ के देते हैं जो है वो लाहौर की, और उसके अलावा जो गुड गवर्नेंस की जो मिसालें दी जाती हैं वो दीगर शहरों की दी जाती हैं। कराची में सब रुख करते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ लूटने घसूटने के लिए। यही वजह है कि आज अगर देखा जाए कि आज भी कोशिश है, क्योंकि आज कल बल्कि 2 दिन पहले हमने एक वीडियो में आपके सामने एक तफसीलात रखी थी कि जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो इस तरह भजन आ चुके हैं बैड गवर्नेंस से, तर्ज हुक्मरानी से, कि अब किसी तरह, जिस तरह माजी में आपको पता है कि सपोर्ट किया जाता है मुख्तलिफ सियासी जमातों को, चाहे वो पीटीआई की बात करें, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, पीपल्स पार्टी या नून लीग के ऊपर भी इल्ज़ामात आयद होते हैं, लेकिन अब ये फैसला किया गया कि अब उस तरह सपोर्ट नहीं किया जाएगा जिस तरह माजी में सपोर्ट किया जाता था। मुख्तलिफ दावे आपके सामने हैं। तो साफ और शफाफ अगर इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी से हट के कोई और जमात, कोई भी और जमात, आप एमक्यूएम को भी ले सकते हैं, आप जीडीयू को भी ले सकते हैं, पीटीआई को अगर इजाज़त मिलती है उनको भी ले सकते हैं, या कोई और भी अगर जमात साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो उनको मौका मिल सकता है। तो इसलिए कोशिश है कि किसी तरीके से मादी का जो गंद है वो साफ़ किया जाए। इस तरह आप रोज़ाना की बुनियादों पर जो एक हम 2-3 महीने से पहले हम आपको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि इदारों ने ये ठान लिया है कि अब कोशिश करेंगे और न सिर्फ सिस्टम की तोड़ने की कोशिश करेंगे बल्कि शहर और जो हमारे सूबे हैं ख़ास तौर पर उनको बेहतर बनाने की बात करेंगे। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि समुद्र किनारे ये शहर मौजूद है और आज भी ये शहर पानी की बूंद बूंद को तरसता है, और जिस इलाके में रोडों के ऊपर, गलियों के अंदर पानी घूम रहा हो तो आप समझ जाएं कि इस इलाके में आज पानी तो आ रहा है, उसकी पानी की फराहमी तो आ रही है, लेकिन यहाँ के गटर
बंद हैं, उनके ढक्कन टूट फूट का शिकार हैं। रोज़ जो है आपको आवाम वहाँ मरती हुई, बच्चे आपको मरते हुए, लोग गिरते हुए ज़ख्मी होते हैं, गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, घर ख़राब होते हुए आपको नज़र आते हैं। तो ये शहर की सूरत हाल है। इसी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम की जड़ या एक सिस्टम में से मुबैना तौर पर कामरान टसूरी जो कि गवर्नर सिंध हैं, उनका भी नाम आता है। आज गवर्नर होते हुए भी लियारी तेसर टाउन में उनके नाम पर लोग कहते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है वो लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्जे भी हो रहे हैं, लूट खसूट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मादी में भी जो है इनके खिलाफ केसेस भी, और तजूरी हाइट्स का केस इनका नहीं है लेकिन इनके किसी अजीज़ का था, वो भी आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की ज़मीन के ऊपर बन रहा था उसको मस्मार करवाया। जिस तरह नसरा टावर के ऊपर कार्रवाई हो रही थी उसके ऊपर भी कामरान टसूरी साहब नहीं बचा सके, लेकिन यकायक पता चलता है जी वो गवर्नर बन गए। अब गवर्नर बनने के बाद वो क्योंकि जिस तरह की उनका तर्ज सियासत है, या बुनियादी तौर पर एक नर्सरी थी एमक्यूएम की, उसमें ना तो तरबियत याफ्ता है ना ही वो एमक्यूएम के सियासतदान हैं जिस तरह की एमक्यूएम की तर्ज सियासत है, तो एमक्यूएम में वो काबिल कबूल ही नहीं है। लेकिन किसी वजह से एमक्यूएम के आप कह सकते हैं कि कोटे पे गवर्नर बन गए। तो अब जब उनका नाम आता है तो ज़ाहिर है एमक्यूएम के जितने भी पुराने जिन्होंने हर तरह की सख्तियाँ और बर्दाश्त की हुई हैं वो इनको बर्दाश्त नहीं करते, खासतौर पर कामरान टसूरी साहब को। तो अब उनको मुस्तकबिल नज़र आ रहा है कि जिस तरह भी कल उनका इंटरव्यू सामने आया तो उससे लग रहा है कि जैसे ही गवर्नरशिप से वो हटेंगे तो मुस्तकबिल उनका एमक्यूएम के अंदर तो नहीं है। वो पूरे इंटरव्यू में नवाज शरीफ के गुण गाते रहे। वहाँ लंदन भी गए तो लोगों का ये दावा था कि जी वो अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी मिलेंगे और उसके बाद फिर वो नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब से तो वो नहीं मिले जिनकी जमात के नाम से वो गवर्नर बने, लेकिन वो उनकी मुलाकात जो है वो नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ, इसहाक डार से ज़रूर हुई है। हालांकि वो स्टेट के हैं, यानी कि किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं बल्कि स्टेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, गवर्नरशिप उनके पास है। और एक ऐसा मुलजम जो अब तक सजा याफ्ता है, सज़ा गलत हुई है सही हुई है उसमें हम चक्कर में नहीं पड़ रहे, लेकिन अब तक वो सजा याफ्ता जो मुजरिम है जो अदालत ने जिसको मफरूर करार दिया है, उनके न सिर्फ लंदन में गुन गाया बल्कि सोशल मीडिया और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक इंटरव्यू में भी इसी तरह के उनके गुन गाया और बार बार कहते रहे कि देखें जी वो वापस आएंगे और उसके बाद फिर वो आके मुकाबला करेंगे। आज भी अगर इलेक्शन करवा दें तो नवाज शरीफ जो है फिर वज़ीर आज़म बन जाएंगे, यानी कि उनकी जमात जीत जाएगी। और उन्होंने उसी इंटरव्यू ना नाम लिया गया ना कोई बात हुई, तो उसी इंटरव्यू में उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब चूँकि हम आपको वीडियोस आप भी उनकी भी सोशल मीडिया पे जिस तरह उनकी एक्टिविटी है वो भी देखते रहते होंगे, हम भी आपको बताते रहते हैं कि उनकी जमात में से, यानी कि उनके कारकुनान, उनके लीडरान, अगर इमरान खान या उनकी जमात के साथ कुछ नहीं हो रहा तो अलग कुछ हो रहा है तो वो इजहार नहीं कर रहे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब आपको एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जहाँ जहाँ देख रहे हैं, जहाँ जहाँ वो समझ रहे हैं कि इमरान खान या उनकी जमात के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो इजहार ज़रूर कर रहे हैं, नाम ले लेके इजहार कर रहे हैं, वीडियोस की फॉर्म में इजहार कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कारकुनों से खिताब करते हैं, अवामी राब्ता मुहिम के दौरान खिताब करते हैं, लोकली लोगों से बातचीत करते हैं, या सोशल मीडिया पर उनके ट्वीट्स आते हैं तो प्रेस रिलीज आती हैं, उस पर वो इमरान खान का तस्करा ज़रूर करते हैं। उनके साथ जो कुछ जेल में हो रहा है, इससे पहले जितने ऑपरेशन हुए या उनकी अहलिया के साथ, उनके घर के साथ, उनके कारकुनान के साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब तस्करा ज़रूर करते हैं। इसी बात को तनकीद का निशाना बनाते हुए कामरान टसूरी साहब जो है वो दावा करते हैं कि कामरान टसूरी साहब कहते हैं जी एक जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब, नाम उनका नहीं लिया, कि वो बैठ के इमरान खान के गुण गान रहे हैं और इमरान खान को तो जो सज़ा हुई है उससे ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। तो पूछा गया जी कौन है जो गुण गा रहे हैं, तो बताया जी वो लंदन में जो हमारी जमात से थे। हालांकि एक जमात के ऊपर जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का भी ख्याल है कि एक जमात के कायद और एक जमात के ऊपर एक शख्स ने पहले कब्जा किया, फिर उसने कब्जा किया, फिर तीसरे ने कब्जा किया और उसके कब्जे के ऊपर कब्जा, यानी कि एक पार्टी की चाइना कटिंग कर दी आप लोगों ने। और आज जो है वो कह रहे हैं कि वो आपकी जमात में से थे, हालांकि उनकी बुनियाद रखी हुई जमात या उनकी जमात में से आप मुख्तलिफ ओहदों पर पहुँचे और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि वो हमारी जमात में से, यानी कि कामरान टसूरी साहब भी जमात है और अल्ताफ़ हुसैन साहब शायद कोई किसी दर्जे के कारकुन होंगे या रहनुमा होंगे जिस तरह का वो तासुर दे रहे थे। तो बहरहाल उनको उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अब हम थोड़ा सा आगे चलें क्योंकि इस टॉपिक पे भी बात करें तो बात लंबी हो जाती है। बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि मुख्तर किया करें, हम कोशिश भी करते हैं और आप लोग सराहते भी हैं सारे मामले को और उसके हम शुक्रगुजार हैं। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि टीवी चैनल्स के ऊपर
اربہ روپے خرچ کیے گئے جس طرح 16 مہینوں میں کہ عوام کی مشکل، عوام کی پریشانی، عوام کے درد تکلیف نظر نہیں آ رہی تھی. 24 گھنٹے ایک منسٹر جو ہے ایک کہتے ہیں کہ پریس کانفرنس سے نیچے اترتا تھا، دوسری جماعت کا شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ 13 جماعتوں کی اگر 14 جماعتوں کی حکومت تھی تو ان کی 14 جماعتوں کے وزیر بھی تھے. تو کوئی لاہور میں کر رہا ہے، کوئی اسلام آباد میں کر رہا ہوتا تھا، کوئی عدالت کے باہر کر رہا ہے، کوئی سینٹ کے باہر کر رہا ہے، کوئی قومی اسمبلی کے باہر تقریر کر رہا ہوتا تھا، کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہوتا تھا. تو اس طرح مسلسل آپ کو ٹی وی چینلز میں جو سب اچھا ہے کہ خبریں نظر آتی تھی. لیکن پتہ یہ چلا کہ اربہ روپے میڈیا کو نوازے گئے تھے. تو اس لیے ایک نچلے درجے کا بھی کوئی منسٹر تھا یا کوئی مشیر تھا، وہ بھی گھنٹوں گھنٹوں تقریر کرتا تھا، وہ آپ کو نظر آتی تھی. موضوع کوئی نہیں ہوتا تھا، ایک ہی عمران خان عمران خان عمران خان اور عمران خان، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی؟ پتہ چلا کہ عوام جو ہے وہ آٹے کی لائنوں میں لگ رہی تھی، خوار ہو رہی تھی، ماری ماری پھری تھی، خواتین کی کو دھکے پڑ رہے تھے، بےعزتی ہو رہی تھی، دھکے کھا کھا کے. اور خواتین نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ کے اندر بھی، پنجاب میں بھی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مر رہی تھی، گرمی کی میں مر رہی تھی، آٹے کی لائنوں میں لگی ہوئی تھی. اور میڈیا کیا دکھا رہا تھا کہ حکومت کی اچھے کام اور ان کی پریس کانفرنس. اب پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ صورتحال ہوئی کیا ہے کہ انہوں نے تو پیسہ نوازا ہوا تھا. اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی صحافی، اگر ہمارے دوست بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو کوئی خبریں روکنے کے لیے آپ کو آفریں کرتا ہے مختلف چیزوں کی، یا پھر کوئی خبریں چلانے کے لیے آفرز کرتا ہے. لیکن آپ ہر چیز اگر اپنی دو پہ لگاتے ہیں، اپنا سب کچھ دو پہ لگاتے ہیں اور آپ اس پروفیشن کو چوز کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح کے دھندوں میں نہیں پڑنا. کیونکہ آپ نے ایک تو آخرت میں بھی جواب دینا ہے، دنیا میں بھی جواب دینا ہے، اور دوسرا آپ پھر آپ نیک نیتی اور ایمانداری سے کیسے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کے حق میں یا ایک جینونلی عوام کی فیور میں بات کریں، یا عوام کے حق سے متعلق جو آئین اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اس حساب سے بات کریں. نہیں کر رہے ہوتے. کیونکہ آپ جب آپ پیسہ لے لیں گے، آپ کی جیب میں گرم ہوں گی، تو اس کے بعد آپ سے پھر وہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ عوام کی بہتری کے لیے بھی کوئی صحافت کریں گے. تو میڈیا ہاؤسز کا آپ نے حال دیکھا، پہلے بھی آج بھی شاید کچھ میڈیا ہاؤسز کو نظر آتا ہے کہ جی اب مہنگائی بھی ہو گئی اور سب عوام جو ہے پریشان ہو گئی ہے. اب میڈیا کو نظر آتا ہے. دوسرا، محسن داور نے ایک انکشاف کیا ہے کہ جو ان کی کمیٹی تھی وہ چاہتی تھی کہ ارشد شریف شہید کے معاملے پہ تحقیقات کی جائے، اور کہ انڈیا کی جو فارن آفس کی تھیں نمائندہ، ان کو بھی بلایا تھا. اور اس کے بعد پھر چونکہ یہ بظاہر نظر آتا ہے، اس پہ کچھ ہمارے صحافی دوستوں، صدیق جان نے بھی خاص طور پر اس پہ اظہار کیا ہے، چاہے نون لیگ تھی، پیپلز پارٹی تھی، یا پی ڈی ایم میں شامل جتنی بھی جماعتیں تھیں، ان کو اندازہ تو تھا کہ ارشد شریف صاحب کو کس نے شہید کروایا، وہ بھی کینیا میں. لیکن یہ ہے کہ اس پہ پردہ پوشی کیسے کرنی ہے، وہ محسن داور نے خود بتا دیا کہ نوٹیفائی ہی نہیں کیا گیا کہ فارن آفس ہے یا جو بھی اس معاملے میں تحقیقات کر رہے ہیں ان سے پوچھ گچھ کی جائے اور پوچھا جائے کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے، ارشد شریف نے کیا ایسا گناہ کیا تھا، کیا ایسا جرم کیا تھا. آج لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، تباہ برباد ہو چکے ہیں، عوام ماری ماری پھر رہی ہے. کراچی میں مہاجر لاپتہ ہے، بلوچ لاپتہ ہیں، پختون لاپتہ ہیں، پنجابی لاپتہ ہو جاتے ہیں. کئی ایسے قومیتوں کے لوگ ہیں جو لاپتہ ہو جاتے ہیں، جن کی کے لیے آواز اٹھانا، جن کے مسائل کو اجاگر کرنا آپ سب کا، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اداروں کی عزت احترام، ان کی تقریب بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن جہاں ناجائزی ہو رہی ہے، جہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے، تو ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں. تو ہم یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جتنی بھی ہو سکے گا، اور چاہے آپ کم تعداد میں دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. لیکن یہ ہے کہ آواز اٹھانی چاہیے. لیکن یہ کہ اگر آپ مر جائیں گے تو آپ کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ نے ایک پروفیشن کو چوز کیا تھا، کیا اس پروفیشن کو آپ نے ایمانداری سے نہیں نبھایا تھا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمانداری سے سسٹم کو چلائیں تو آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی. جس طرح آپ ہر طرح سے دوسری قربانیاں دیتے ہیں تو آپ کو پھر ہر طرح سے قربانی دینی پڑے گی، نیک نیتی سے عوام کے لیے صحافت کرنی پڑے گی. اب عمران ریاض کا حال دیکھ لیں، اور بھی جو صحافی ہیں، کئی ایسے صحافی ہیں جن کو مقدمات بھگتنے پڑے. اپنے تو انہوں نے مقدمات معاف کروا لیے، ایک دوسرے کو NRO دیا، لیکن اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہوئی. آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج آرمی چیف کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے ہم کرپٹ عناصر کو پکڑیں گے، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی اس وقت ہمارے اداروں کو روکنا چاہیے تھا کہ یہ اپنی بچت کے لیے، اپنے کرپشن کی جو کیسز ہیں ان کو بچانے کے لیے، کلین چٹ دلوانے کے لیے اتنی بڑی پیمانے پر قانون سازی کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے. اس کو روکنا چاہیے تھا. اب بھی وقت ہے، کچھ خراب نہیں ہوا. عوام کی ٹھیک ہے سانسیں اکھڑ چکی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہتر ہوگا تو 2-4 مہینے میں ملک کی عوام کی اور لوگوں کی حالت بہتر ہو سکتی ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میری جو فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اور اپنے دیگر دوستوں تک بھی پہنچایا کریں. اللہ حافظ.